सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से जारी रख, बाहर निकल तूफानों से जारी रख, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें तय, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें तय, पर तो अपना निरंतर सफर जारी रख, पर तो अपना निरंतर सफर जारी रख। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी ओम प्रकाश जोगेश, बारहवीं क्लास से जोनल प्रेरित फर्म का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज इतिहास को लेकर मेरी चौथी क्लास है। कल अपन ने पाषाण ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपने 6 स्थलों के बारे में चर्चा भी की थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्थल था गणेश्वर स्थल। गणेश्वर के बारे में विस्तार से आपको पढ़ाया गया था, जिसमें गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, उत्खनन कब हुआ, उत्खनन करने वाले कौन थे, उनसे कौन कौन से अवशेष मिले, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़े। आज उसी ताम्र पाषाण के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण स्थल है जो आर्य सभ्यता। कौन सी है? आर्य सभ्यता। आर्य के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। आपको पता है आर्य वर्तमान में उदयपुर में स्थित है, उनके बारे में विस्तार से अपन पढ़ते हैं। आइए चलते हैं। दूसरा अपना रहेगा ताम्र पाषाण को लेकर आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता आर्य सभ्यता वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ से कौन सी नदी हो जाएगी? आयर नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखना। कौन जिला पूछे तो कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। नदी पूछे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आप बताना, आयड़ या बेड़क नदी। आयड़ या बेड़क नदी। बेड़च नदी। आयड़ या बेड़क नदी सेम एक ही ना, या आयड़ कह सकते हैं या फिर बेड़च कह सकते हैं। उदयपुर सागर जो झील है उदयपुर में, उदय सागर झील, उसमें गिरने के बाद उसका नाम परिवर्तन हो जाता है। आयड़ नदी कहां से निकलती है? याद रखना, उदयपुर के गोगुंदा से। कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा के पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियां, वहां से आयड़ या बेड़क नदी निकलती है। ये किसकी सहायक नदी है? याद रखना, बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी। बनास नदी जो राजसमंद के बीच में पहाड़ी से निकलती है, उसकी सहायक नदी है। कौन सी? आयड़ नदी। आयड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे आ से आयड़। याद रखना, आ से आड़ और आ से आयड़ नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। याद रखना, खोज। सर इसके पहले नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम इसको धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट। धूलकोट का मतलब होता है रेत का टीला। क्या बोलते हैं? रेत का टीले के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्थानीय नाम है। और इसका प्राचीन नाम आघाटपुर। क्या नाम है? आघाटपुर। कौन सा पुर? आघाटपुर। आघाटपुर से क्या बना? आर्य स्थल या आर्य सभ्यता का नाम पड़ता है। उसके बाद में इसको उपनाम है, इसको बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखना, गणेशर को बनास संचय संस्कृति वाली सभ्यता कहा जाता है और आहड़ को बनास संस्कृति वाली सभ्यता कहा जाता है। बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बनास नदी है, उसके आसपास स्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति वाली सभ्यता कहा जाता है। बनास संस्कृति सभ्यता कहने वाले एक महान व्यक्ति थे, जिनका नाम था एच डी सांखलिया साहब। किसने कहा था? एच डी सांखलिया साहब ने इसको कहा था, बनास संस्कृति वाली सभ्यता। याद रखना, बनास संस्कृति वाली सभ्यता किसको कहते हैं? आर्य सभ्यता को कहा जाता है।
इसके बाद पढ़ते हैं अपनी खोज। खोज अपन ने कल गणेश्वर के बारे में पढ़ा था। गणेश्वर की खोज होती है 1972 ईस्वी में। कब होती? 72 में। लेकिन उससे पहले खोज किसकी हो जाती है? आर्य सभ्यता की हो जाती है 1953 ईस्वी में। कब होती है? 1953 ईस्वी में इसकी खोज हो जाती है। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा खोज कब की गई? 1953 ईस्वी में। करने वाले व्यक्ति का नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। खोज के बाद में लोग क्या करते हैं? कोई भी स्थल होता, खोज करने के बाद उसमें खुदाई का काम करते हैं। और खुदाई में उत्खनन, खुदाई या उत्खनन किसने किया था? कब किया गया? उत्खनन किया गया 1956 ईस्वी में। कब किया गया? 1956 ईस्वी में। और उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है? अग्रवाल। याद रखना, आर्य सभ्यता का उत्खनन का कार्य भी रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने किया था। और गणेश्वर सभ्यता थी, उसका भी उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल और उसके एक और सहयोगी थे जिनका नाम था विजय कुमार। याद रखना। दूसरा, सर्वाधिक उत्खनन। सर्वाधिक उत्खनन कब होता है? सर्वाधिक उत्खनन होता है इसके जस्ट 1956 में उत्खनन हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया गया। उसके बाद 5 वर्ष बाद 1961 में, कब? 1961 में इसका सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। 1961 ईस्वी में इसका सर्वाधिक उत्खनन कार्य किया जाता है। कब किया जाता? 1961 में। करने वाले व्यक्ति कौन थे? करने वाले व्यक्ति थे H.D. सांखलिया साहब। कौन थे? H.D. सांखलिया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन? H.D. सांखलिया साहब थे। उन्होंने सर्वाधिक उत्खनन का कार्य किया गया। ये H.D. सांखलिया का 2 बार नाम आया। उन्होंने बना संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा है और उन्होंने सर्वाधिक उत्खनन कार्य भी किया है। इनके बारे में ये कौन थे? ये पूना विश्वविद्यालय, पूना जो यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, उसके प्रोफेसर थे। कौन थे? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? एंजली सांखलिया साहब कौन थे? पूना जो विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थित है, एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र के जो है पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन? H.D. सांखलिया साहब। उनका H.D. सांखलिया का सर्वाधिक उत्खनन कार्य में 2 महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय, उन्होंने सहयोग भी किया था। उनमें से पहली है दक्कन विश्वविद्यालय। सहयोग दक्कन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। किसने? पहली है जो दक्कन विश्वविद्यालय। दूसरी है मेलबर्न कहाँ है? एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है मेलबर्न। मेलबर्न विश्वविद्यालय। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने उनका सहयोग किया था। H.D. सांखलिया साहब पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, उनका सहयोग किया था। एक तो दक्कन विश्वविद्यालय ने और दूसरा क्या? मेलबर्न विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इन दोनों संस्थाओं ने महत्वपूर्ण सहयोग किया था। अपन पढ़ रहे हैं आर्य सभ्यता। आर्य कहां पर स्थित है? उदयपुर में। याद रखना कहां पर है? उदयपुर में। नदी कौन सी? आयड़। आ से आड़ और आ से आयड़ नदी के किनारे विस्तृत है। आयड़ जो नदी, आयड़ नदी वो कौन से निकलती है? तो याद रखना, गोगुना की पहाड़ियों से निकलती है। और ये बनास की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी होने के कारण इस सभ्यता का विकास भी कौन से? आयड़ नदी के किनारे पर हुआ। इसलिए H.D. सांखलिया साहब ने कहा कि बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा गया है। उसके बाद स्थानीय नाम क्या नाम है? स्थानीय नाम है धूलकोट। उसके बाद प्राचीन नाम आघाटपुर। एक उपनाम है, इसको तामरवती नगरी के नाम से भी जाना
जाता ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिख लो उपना, ऊपर उपना, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सी सभ्यता, कौन से स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी होगी? आर्य सभ्यता हो जाती है। नेक्स्ट, इसके 3 स्तरों में इसकी खुदाई का काम होता है। 3 स्तर अलग, प्रथम, द्वितीय एंड थर्ड। प्रथम स्तर पे पत्थर मिलते हैं, सेकंड में कांसे या लोहे या किसके ताम्र के उपकरण मिलते हैं, तीसरे में जो होता है लास्ट में मिलता है मर्दभांड। मर्दभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो मिलते हैं लाल और काले रंग के। अपन पढ़ रहे हैं आर्य सभ्यता स्थल। आर्य में कौन कौन से अवशेष या जानकारी मिलती है जिनसे हम पहचान सके कि आर्य सभ्यता है या नहीं है? इसमें मुख्य अवशेष क्या क्या मिलते हैं? ये अपन पढ़ रहे हैं पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ताम्र तो ऑब्वियसली बात है कि ताम्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आड़ किससे जुड़ी हुई है? ताम्रवती नगरी के नाम से जाने, तो आड़ में क्या निकला? तांबा। तो इनका मुख्य व्यवसाय था तांबे को गलाना। क्या गलाना? तांबे की भट्टियां मिली है यहाँ पर। तो अवशेष में, अवशेष या सबूत या साक्ष्य क्या मिलते हैं, या जानकारी के तौर पर अपन पहचान कर सके कि आहड़ है या नहीं, उसे क्या क्या मिले, उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय ऐसा तांबे को गलाना है। क्या गलाना? तांबे को गलाना। तो ऑब्वियसली बात, तांबे गलाने के लिए भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तांबे की भट्टियां भी मिली है। तांबे गलाने का कार्य, तांबे को गलाने का काम, किसको गलाने का काम? तांबे को गलाने का काम किया जाता। गलाने का काम क्या किया जाता? तांबे को गलाने का काम किया जाता है। यहाँ पर 40 प्रकार की, कितने? 40 प्रकार की भट्टियां भी मिली। किसकी? तांबे की 40 प्रकार की भट्टियां मिली हैं। दूसरा, 40 प्रकार की, 40 प्रकार के तांबे की भट्टियां बोले या खादाने, क्या बोले? खादाने मिली, खादाने प्रकार के, खादाने कितने प्रकार की? 40 प्रकार की तांबे की क्या मिली है? भट्टियां या खदाने मिली हैं। उसके बाद में यहाँ पर तांबे को गलाने का काम होता था, और 40 प्रकार की खादाने या भट्टियां मिली है। उसके बाद में यहाँ पर 40 प्रकार के खादाने मिली है या भट्टियां बोल सकते हैं इसको। उसके बाद में यहाँ पर बनासीन बुल, बनासीन बुल, बनासीन बुल का मतलब होता है मिट्टी से निर्मित बेल। किसका निर्मित? मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से निर्मित। बनासीन बुल जो मिट्टी से निर्मित, किससे निर्मित था? निर्मित किससे? मिट्टी से निर्मित बुल बना हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर गोरे व कोठे, गोरे व कोठे, गोरे और कोठे क्या होते हैं? घर में अनाज रखने के लिए जो भी बर्तन मिट्टी के बनाए जाते थे या मिट्टी से निर्मित होते थे, उनको गोरे या कोठे कहा जाता है। ये भी किससे? अनाज रखने के पात्र, अनाज रखने के पात्र। किसके? अनाज रखने। घर में आज भी अपने घर में यूज लेते नहीं लेते मिट्टी से निर्मित, कहीं दादा परदादा कोई पुराना घर होता है, अब तो वर्तमान में तो नहीं है,
फिर भी अपने घर में देखने को मिलते हैं। घर के साइड में एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन बना दिया जाता है जिसमें अनाज वगैरह जो भी होता है उसको भंडारण किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं मिली है। किसकी मिली है? यूनान की 6 यूनानी मुद्राएं। 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं मिली है। यूनानी कितने? 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं मिली। पांचवा सॉरी ये छठा हो जाएगा, छठा ये 5। 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं मिली है। उसके बाद स्वा, इसको अपनी भाषा में ठीकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीकरी। क्या बोलते हैं? ठीकरी भी कहा जाता है। जो शरीर में मेल वगैरह होता है उसको हटाने के लिए काम आती है ठीकरी। क्या है? ठीकरी। शरीर को साफ करने का काम आता है। शरीर को साफ करने पर काम आता है। साफ करने के लिए ये जो सवा होता है या ठीकरी होती है, अपनी मारवाड़ी भाषा में ठीकरी बोलते हैं, जो शरीर को साफ करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट आगे क्या क्या मिला है यहाँ पर आगे मिले हैं मृदबांड। क्या मिले हैं? मृदबांड। क्या मिले? मृदबांड। मृदबांड क्या होते हैं? जो मिट्टी से निर्मित बर्तन होते हैं वहां पर मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? आड़। मिट्टी से निर्मित बर्तन, मिट्टी से निर्मित क्या मिले? बर्तन। मिट्टी से निर्मित क्या मिले? बर्तन मिले, जिसको मृदबांड बोलते हैं। ये मृदबांड दो प्रकार के थे। एक तो लाल रंग के, कौन से? लाल रंग, वह काले रंग के मिले। कौन से रंग के? काले रंग के मिले। इसलिए इस सभ्यता को लाल व काले मृद भांडों वाली सभ्यता भी कहा जाता है। नोट करके लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाल व काले मर्द भांडों वाली सभ्यता, मर्द भांडों वाली सभ्यता क्या कहा जाता है? लाल व काले मर्द भांडों वाली सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? आर्य सभ्यता को काले व लाल मृद भांडों वाली सभ्यता कहा जाता है। आर्य सभ्यता के अपन अवशेष पढ़े। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तांबे को गलाने का था। यहाँ 40 प्रकार के जो खादाने या भट्टियां मिली तांबे गलाने की। बनासिन बुल भी मिला जो मिट्टी से निर्मित था। गोरे व कोठे मिले जो अनाज रखने के पात्र होते थे। 6 प्रकार की यूनानी क्या मिली? मुद्राएं मिली है। सवा या ठीकरी बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में, शरीर को साफ करने के लिए काम आती है, वो मिला है। यहाँ पर नेक्स्ट मिला है चक्करकूप पद्धति। चक्करकूप पद्धति, चक्करकूप पद्धति का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर माप तोल के कुछ उपकरण भी मिले। किसके? माप तोल के। तो इसमें माप तोल के उपकरण मिले तो इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? वाणिज्य की जानकारी। किसकी? वाणिज्य की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है? जानकारी वाणिज्य की जानकारी किससे मिलती है? माप तोल के क्या मिले? उपकरण। माप तोल के उपकरण, माप तोल के उपकरण मिले। वाणिज्य मतलब माप तोल के किलो के बाट होते हैं ना, अपन घर में यूज लेते हैं कोई भी सामग्री को तोलने के लिए। अब तो डिजिटल हो गए, अब तो नहीं। पहले एक टाइम अपन घर पे देखते हैं, दादा दादी नाना नानी किसी घर पे जाके देखते हैं तो अपने माप तोल के छोटे छोटे बाट मिलते हैं। तो 200 ग्राम 100 ग्राम के लोहे के बने होते थे। उस टाइम किसके बने हुए थे? तांबे के बने हुए थे। इनकी भी जानकारी हमें इनसे मिलती है। अपन पढ़ रहे हैं आर्य सभ्यता। आर्य के बाद में यूनानी मुद्राएं मिली है, इंपॉर्टेंट याद रखना। बनासिन बुल भी है और मर्दभांड वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के मर्दभांड मिले। मर्दभांड क्या होता है? पत्थर जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे उनको मृदभांड बोला जाता है। चक्करकूप पद्धति भी इनकी मिलती है। चक्करकूप पद्धति जल निकासी की व्यवस्था। किसकी? जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था क्या की गई थी? जल निकासी की व्यवस्था
व्यवस्था की गई थी। किसकी की गई थी? जल निकासी की व्यवस्था भी की गई थी, क्योंकि कोई भी पानी होता है उनको बाहर निकालने के लिए इस प्रकार से बनाया गया था। यहाँ से घर है, घर के आगे से नाली बनाएगी, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से आगे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से पानी आएगा तो आगे चला जाए। ये चक्कर कूप पद्धति होती है, उससे पानी को बाहर, बारिश का जो भी पानी होता था घरों के अंदर आता था, उनको बाहर निकालने के लिए काम में ली जाती थी। इसके बाद में इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है विशेषताएं? विशेषताएं, इसकी विशेषता है कि ये पितर सत्तात्मक सभ्यता है। किसकी? पितर सत्तात्मक सभ्यता है, क्योंकि यहाँ का परिवार का मुखिया कौन होता था? मुखिया होता था पिता होता था। कौन? जो घर में बड़ा होता था वही घर का मुखिया होता। तो पहला है कि पितर सत्तात्मक, पितर सत्तात्मक सभ्यता। पितर सत्तात्मक सभ्यता कौन सी सभ्यता है? पितर सत्तात्मक, क्योंकि घर का मुखिया कौन होता? घर में जो भी बड़ा व्यक्ति होता है वो घर का मुखिया होता। तो जैसे अपने घर में दादाजी बड़े हैं तो दादाजी मुखिया है, पिताजी अपन घर में बड़े हैं तो अपन घर में कौन है? पिताजी मुखिया। उस प्रकार के उस टाइम भी पितर सत्तात्मक सभ्यता कौन सी थी? आर्य सभ्यता थी। लेकिन कालीबंगा क्या है? मातर सत्तात्मक सभ्यता है। कौन सी है? मातर सत्तात्मक सभ्यता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रधान कौन है? स्त्री है। क्या है? स्त्री। यहाँ पर कौन है? पुरुष है। और कालीबंगा के बारे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर संयुक्त संयुक्त परिवार की प्रथा है। कौन सी? संयुक्त परिवार की प्रथा मिलती है, संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। संयुक्त परिवार की जानकारी किसकी जानकारी मिलती है? संयुक्त परिवार की जानकारी भी मिलती। किसकी मिलती है? संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। और तीसरी मेन इंपोर्टेंट है, ये कौन सी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। ओबियसली बात है कि जब संयुक्त परिवार होंगे, पितर सत्तात्मक होगी, जहां पर पुरुष सबसे दर्जा ऊपर होगा, तो अपन पता लगा अपने घर में, अपने गांव में देखते हैं कि अपन कौन से ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, तो अपन देखते हैं कि अपने गांव में सबसे ऊपर कौन है? घर का मुखिया कौन होता है? फादर साहब होते हैं, या ग्रैंड फादर वगैरह जो भी होते हैं, घर में बड़ा होता है वही मुखिया होता है। तो क्या ग्रामीण है? तो इसलिए अपन पता लगा सकते हैं संयुक्त परिवार होने के कारण ये कैसी है? ग्रामीण सभ्यता भी कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण। अपन आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके अवशेष जानकारी। मुख्य व्यवसाय क्या था? तांबे गलाने का कार्य करते थे। 40 प्रकार की भट्टियां जो तांबे गलाने के काम आती, या खदाने का जानकारी मिलती है। बनासिन बुल, जो मिट्टी से निर्मित बेल, कौन सा? बुल का मतलब बेल, मिट्टी से बनाया गया बेल की जानकारी मिलती है। गोरेवर कोठे, अनाज रखने के बर्तन। घर में जो भी अपन पुराने टाइम में देखते हैं, दादाजी के या अपने खुद के घर में देख लो आप, घर के साइड कोने में क्या लगा हुआ था? मिट्टी से बना हुआ निर्मित एक बड़ा बर्तन भी होता है। उसके बाद में सवा या ठेकरी, मारवाड़ में ठेकरी, मेल रगड़ने काम आवे, वो ठेकरी का भी प्रयोग कहाँ मिलता है? आर्य सभ्यता में मिलता है। मृदभांड, मिट्टी से निर्मित लाल व काले। किससे? मृदभांड होते हैं, बर्तन होते हैं। किससे? मिट्टी से। घर में पहले के टाइम में भोजन वगैरह मिट्टी से बने बर्तनों में करते थे। वो किस प्रकार से? लाल और काले रंग के, इसलिए लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता भी कहा जाता है। उसमें चक्रकूप पद्धति, जल निकासी की व्यवस्था भी मिलती है। पानी को, बारिश का पानी होता था जो इकट्ठा हो जाता था, उनको घर से बाहर कैसे निकालें, उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्य सभ्यता से मिलती है। उसके बाद में वाणिज्य की जानकारी। वाणिज्य की जानकारी कैसे? दुकान वगैरह जो भी होता ना, अपना व्यवसाय करने के लिए जो माप तोल के जो भी उपकरण होते हैं वो कैसे? तांबे से निर्मित थे। तो अपन ऑब्वियसली पता लगा सकते हैं वाणिज्य जान के, पहले दुकान वगैरह तो नहीं होते होगी, पहले से कोई भी अनाज वगैरह की क्या करते? आदान प्रदान करते थे। तो वाणिज्य की क्या मिलती? जानकारी मिलती थी। विशेषता महत्वपूर्ण याद रखना, पितर सत्तात्मक सभ्यता है। परिवार का मुखिया कौन होता था? जो सबसे बड़ा पुरुष होगा वही परिवार का मुखिया होता था। उसके बाद में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रथा थी। कौन से परिवार? संयुक्त परिवार यहाँ पर थे। क्यों संयुक्त परिवार का? कैसे? तो आर्य सभ्यता में खोजे के स्थलों में पाया कि यहाँ पर जो घर थे, घरों में दो मुंह वाले चूल्हे मिले। कितने? दो। कोई एकल परिवार होता है तो घर में एक ही चूल्हा होता है। कितने चूल्हे होते हैं? एक ही होता है। या दो बने होते हैं पास पास में। लेकिन संयुक्त परिवार में होते हैं चूल्हे होते हैं अलग अलग बने, दो मुंह वाले अलग साइड। दो मान लो एक कोने में रख दिया, दूसरे कोने में रख दिया, दो अलग अलग चूल्हे मिले हैं। उसके बाद में ग्रामीण सभ्यता है, संयुक्त परिवार है, तो ऑब्वियसली पता चल जाता है कि वो ग्रामीण सभ्यता है। चलो उसके आड़ के बाद में आड़ के केंद्रों के बारे में पढ़ते हैं।
चलो अपन पढ़ रहे हैं आड़। आड़ के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला स्थल है आड़ में, पहला स्थल है अपने बालाथल। कौन सा? बालाथल। बालाथल स्थल। कौन सा स्थल? बालाथल स्थल के बारे में पढ़ते हैं। बालाथल स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। लेकिन उदयपुर की कौन सी तहसील में? वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। कौन सा? बालाथल। तो लिखना कहाँ स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर की कहाँ? वल्लभ नगर तहसील। तहसील कहाँ पर स्थित है? वल्लभ नगर तहसील कहाँ पर स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। बालाथल पढ़ रहे हैं। बालाथल कहाँ? वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। याद रखना ये आड़ के क्या है? छोटे मोटे केंद्र है इनके। यहाँ पर भी खोज के कार्य तो आड़ के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी नदी के किनारे? उदयपुर में। तो उदयपुर में एक ही नदी चलती है। कौन सी? बेड़च नदी के किनारे या हर नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे। किसके किनारे? बेड़च नदी के किनारे। पहले के टाइम में जो भी सभ्यता स्थल होते थे वो कहाँ पर विकसित होते थे? नदियों के किनारे या सागर होते थे या झीलें होती थी उनके किनारे पर स्थित होते थे, क्योंकि वहां पर आसानी से पानी भी मिल जाता था और वहां से पानी की नहरों के द्वारा निकासी करके आसानी से खेती की भी कर सकते थे। इसलिए कोई भी सभ्यता स्थल अपन पढ़ रहे हैं या आगे भी पढ़ेंगे हमेशा वो नदियों के किनारे पर स्थित होते हैं। कौन से? नदियों के किनारे पर ही स्थित होते हैं। और इसकी खोज वीसी मिश्र साहब ने की है। किसने की है? वीसी मिश्र ने। वीसी मिश्र मिश्र ने की है। कब की है? 1962 और 63 में। कब की है? 1962 और 63 में वीसी मिश्र साहब ने इसकी खोज की है। किसने की है? वीसी मिश्र साहब ने इनकी खोज की है। और उत्खनन, खोज करने के बाद उत्खनन भी किसने किया है? वीसी मिश्र साहब ने किया है। किन्होंने किया है? उत्खनन भी। खोज करता भी वीसी मिश्र साहब, उत्खनन करता भी कौन है? वीसी मिश्र साहब है। इन्होंने कब किया उत्खनन? 1993 ईस्वी में। कब किया? 1993 ईस्वी में इसका उत्खनन का कार्य करते हैं वीसी मिश्र साहब करते हैं। खोज करता भी वीसी मिश्र है और उत्खनन करता भी वीसी मिश्र है। यहाँ पर उपकरण क्या मिले? साक्ष्य क्या मिले उनके बारे में पढ़ते हैं। साक्ष्य मिलते हैं 5 प्रकार की लोहे गलाने की भट्टियां। क्या मिले? लोहे गलाने की भट्टियां। क्या मिलती है? भट्टियां। 5 प्रकार के लोहे को गलाने के लिए जो भट्टियां प्रयुक्त होती है उनकी जानने की भट्टियां मिली है। उसके बाद में दूसरा मिलता है 11 कमरों का विशाल भवन। क्या मिलता है? विशाल भवन मिलता है। कितने कमरों का? 11 कमरों का एक विशाल भवन भी मिलता है। यहाँ पर एक विशेष मिलता है हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र। हाथ से बुना बुना हुआ सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। सूती वस्त्र किससे? हाथ से बना हुआ सूती वस्त्र की जानकारी भी मिलती है। हाथ से निर्मित, हाथ चरखा पहले वहां के लोग हाथों से बुनकर सूती का वस्त्र बनाते थे, उनको पहनते। इसके बाद में दूसरा स्थल अपना रहता है गिलुंड। दूसरा स्थल है अपने गिलुंड। गिलुंड राजसमंद में। गिलुंड कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है गिलुंड स्थल। गिलुंड स्थल। गिलुंड कहां पर स्थित है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद।
कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता, खोज करने वाले कौन थे? बीबी लाल। बीबी लाल कौन थे? बीबी लाल यानी वर्जवासी लाल, वासी लाल, वर्जवासी लाल थे, उन्होंने खोज की थी। और बनास गिलोड कहाँ है? राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे पर स्थित है। खोज करते बीबी लाल थे, वर्जवासी लाल थे। यहाँ पर 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, याद रखना। एक साक्ष्य क्या मिलते हैं? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। गिलोड में यही पूछा था, कहाँ स्थित है? आप बताना, राजसमंद में। दूसरा, बनास नदी के किनारे पर स्थित है, ये नदी वाला हमेशा पूछा जाता है। गिलोड कहाँ पर है? स्थित है। खोज करने वाले बीबी लाल। बीबी लाल आगे भी अपन कालीबंगा में पढ़ेंगे। साक्ष्य मिलते हैं 5 प्रकार के, क्या मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। आगे एक और स्थल रह गया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को विराम देते हैं। अपना नेक्स्ट लास्ट बच्ची है, वो बोलती है जोधपुरा स्थल। कौन सा? जोधपुरा स्थल। कौन सा स्थल? जोधपुरा स्थल, जो ताम्र युगीन सभ्यता उनका अंतिम स्थल बनता है। जो आठ सभ्यता स्थल है, उसका क्या केंद्र भी है। ये कहाँ पर स्थित है? आप बताना, कोटपुतली बहरोड। बहरोड कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली पहले जयपुर का भाग था, बहरोड अलवर का था। इन दोनों को मिलाकर एक नया जिला गठित कर दिया गया है। जोधपुरा स्थल का कोटपुतली बहरोड में। यहाँ पर एक नदी चलती है, साबी नदी। कौन सी नदी? साबी। तो ये कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी? साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन से? जोधपुरा स्थल। इसकी खोज और उत्खनन, खोज व उत्खनन, खोज व उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल व सहयोगी थे विजय कुमार। किसने? विजय कुमार। दोनों ने मिलकर इनका खोज व उत्खनन। आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल साहब और विजय कुमार, दोनों ने मिलकर इस जोधपुरा स्थल की खोज की और साबी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? साबी नदी। यहाँ पर जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी, जानकारी मिलती है सोंग व कुषाण शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एक कौन सा? सोंग वंश, राजवंश व कुषाण, कुषाण जो वंश है उनकी क्या मिलती है? जानकारी, बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी? सोंग व कुषाण जो वंश है उनके बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी? जोधपुर स्थल से मिलती है। उसके बाद में इसका एक टाइमिंग पूछा जाता, समय क्या है? तो याद रखना, 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। कहाँ तक है? 200 ईस्वी तक है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक इसका टाइमिंग माना जाता है। किसका? जोधपुरा स्थल का। जोधपुरा याद रखना, कोटपुतली बहरोड में। कौन सी नदी? साबी नदी के किनारे, याद रखना। खोज करने वाले आरसी अग्रवाल साहब और विजय कुमार है। सुंग व कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है और समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक मिलता है। आज की क्लास को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं।